दोस्तों नमस्कार। मेंस आंसर राइटिंग का आज दूसरा लेक्चर है। बात सिविल लॉ पे कर रहे हैं, सीपीसी पे ही कर रहे हैं। पहला लेक्चर डाल चुके हैं। मैंने आपको कल बताया था कि मेंस आंसर राइटिंग के लिए क्या आपकी ताकत आपको यूज करनी है, मतलब जो आपकी पावर है वो आपको बढ़ानी कैसे है, आपके हाथों को वर्क कैसे कराना है, आपके दिमाग पे वार था, कल आपकी सोच पे वार था। जो एक कहानी बोली जाती है कि 3 साढ़े 3 पेज पे लिखना चाहिए, आप ज़्यादा भी लिख सकते हैं, ये वाली चीज़ है नहीं है। तो देखो टाइम के साथ-साथ बहुत सारी चीज़ों का आपको नॉलेज होना चाहिए। देखिए अब बात करते हैं, आज दूसरा क्वेश्चन मैं आपके सामने लेके आया हूँ। डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जुडाइस आपने पढ़ा होगा, सेक्शन 10। मेरा मानना ये है कि यदि आपके साथ 2 क्वेश्चन अगर पूछे जाते हैं, रेस जुडिकाटा है या रेस ऑफ जुडाइस है, तो दोनों को एज़ इट इज़ लिखो। क्या करो? दोनों को एज़ इट इज़ लिखो। अब अगर रेस जुडाइस पूछा जाता है तो कंटेंट अपने आप में बढ़ा सकते हैं, बेयरर में कम है। अगर रेस जुडिकाटा है और अगर वो 8 नंबर में पूछा गया, तो मैं गारंटी दे रहा हूँ अगर आप एक्सप्लेनेशन और वो सब चीज़ें एज़ इट इज़ लिखे और साथ में एसेंशियल कंटेंट लिखे तो आपके लिए वो ही सफिशिएंट है। इसके अलावा आपको ये जो बोलते हैं ना कि कुछ की पॉइंट और डालिए, कुछ केस लॉ और डालिए, ये सब चीज़ें और डालिए, इन सब चीज़ों को डालने के चक्कर में आप अपना एक क्वेश्चन छोड़ के आ जाओगे। समझ रहे हो बात को? मतलब मैं कहने का मेरा रीज़न क्या है? एज़ इट इज़ लिखने की कोशिश की जा सकती है। एज़ इट इज़ हो पा रहा, नहीं हो पा रहा, वो आपकी बुद्धि पे, आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है चीज़ें, है ना? चलिए, लेट्स आगे बढ़ते हैं। क्या है? देखो, ये है विचाराधीन न्याय का सिद्धांत, जो कि हम हिंदी में चल ही रहे हैं। क्या है? उत्तर में जब मैं गया, जब मैंने लिखा, तो मैंने एक इंट्रोडक्शन यहाँ पे नहीं लिखा। कहाँ पे इंट्रोडक्शन नहीं लिखा? आपको लिख देना है कि सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा इतने में ये प्रख्यापित है व्याख्या। ठीक है? अब जब बढ़े तो वाद का रोक दिया जाना एज़ इट इज़ है। कुछ चीज़ों पे मैंने बात नहीं करी है, स्पेशल कोई चीज़ बात नहीं करी है। इसके अलावा अगर मैं आपको इस पे समझाने जाऊँ, कैसे समझाने जाता हूँ? इसको पढ़ते जाते हैं और यहीं पे मैं आपको समझाते जाऊँगा कि क्या होता है, तो आपका रिवीजन भी हो जाएगा, है ना? ज़्यादा बात नहीं करूँगा लेकिन। क्योंकि मेंस आंसर राइटिंग के लिए, अगर मेंस के लिए अगर मैं बोलूं, तो फाउंडेशन बैच में आपकी अंडरस्टैंडिंग बन चुकी होती है उस सेक्शन के बारे में। और मेंस आंसर राइटिंग में पर्पस क्या होता है मेंस का, कि हमें एक फॉर्मेट तो दो कि हम इस चीज को, जो आपने समझाया कि हम क्या क्या चीज डाल सकते हैं, क्या क्या चीज कम कर सकते हैं, क्या क्या चीज उस पर निखार कर सकते हैं ज्यादा से ज्यादा। क्या होता है? होता यह है कि कोई भी न्यायालय वाद के विचारण में विवादक विषय उसी के अधीन मुकदमा करने वाले उन्हीं पक्षकारों के बीच या ऐसे पक्षकारों के बीच जिनमें से व्युत्पन्न अधिकार के अधीन। देखो, दो व्यक्ति इसमें दिख रहे हैं। एक तो पार्टी दिख रही है, वो पार्टी जो सिविल सूट ला सकती है, जो सूट लाने का अधिकार रखता है, या तो वो पार्टी जो क्लेम करता है उसके आधार पे, मतलब एलआर भी हो सकता है, या कोई जिसको पावर ऑफ अटॉर्नी है कि आपके बिहाफ पे क्लेम करने की पावर रखता है, या जिसको वो राइट क्या हुआ, राइज हुआ है, उसके बारे में ये बात कर रहा है। इसके बाद ये क्या बोल रहा है? बाद के विचारण के बारे में बात कर रहा है। मतलब ये सिर्फ और सिर्फ किसके बारे में बात करता है? ट्रायल के बारे में बात करता है और किसी के बारे में बात नहीं करता है। इससे आपको क्लियरेंस आ रही कि नहीं आ रही? ये वाली चीज आपको समझ में आनी चाहिए। देन इसके बाद क्या लिखा है? और लिखा है कि उनमें से या उनके अधीन वो दावा करते हैं। तो मतलब अगर मैं लाइन की बात करूं कि आपको रटना कैसे है, तो रटना ऐसे ही है। पहला पॉइंट आपका है कि ये बात के विचारण के बारे में बात करता है, विवादक विषय के बारे में बात करते हैं, जबकि रेसिड्यू कटा दो चीजों के बारे में बात करता है, एक विवाद के बारे में, सारता वार्ता। ये जो आपको जो वहां पे मिलेंगे, है ना, दो पॉइंट वहां पे मिलेंगे, लेकिन ये विवादक इशू इशू के फैक्ट इशू के बारे में बात करता है। वो किसके बारे में? ट्रायल के बारे में बात करता है। दूसरी चीज, इसमें कौन सी पार्टी आती है? वो पार्टी आती है जो सूट ला रही है या जिससे उसका व्युत्पन्न अधिकार अराइज होता है, जिसका राइट होता है क्लेम करने का, दावा करने का, तो वो आती है। 3 लाइन हो गई आपकी। आगे बढ़ो। ठीक है, दावा करते हैं किसी पूर्वतन संसद वाद में, मतलब पहले कोई इंस्टीट्यूट कर दिया है आपने सूट। एक चीज समझ में आ रही है? मतलब ये किस पे? फॉर्मल सूट पे बारे में बात कर रहा है कि हमने एक सूट पहले लगा चुके हैं। देन इसके बाद वाद में किसी भी प्रत्यक्षता, डायरेक्टली और सब्सटेंटली सार्थ विवाद है। मतलब या तो अपन देखने जाएं तो डायरेक्टली हमें देखने मिलता है, या तो प्रत्यक्ष या सार्थ या उसके सब्सटेंस बताते हैं कि ये पहले भी अराइज हो चुके हैं, ये वाली चीजें ये बताता है। तो विवाद है, आगे कार्रवाई नहीं करेगा। जिस चीज पे आपने पहले मांग करी है, जिस चीज पे आपने पहले सूट लाया है, जिस चीज को आपने पहले पार्टी बनाई है, उस पे आप दोबारा कार्रवाई आगे नहीं। ये कार्रवाई के बारे में मना कर रहा है। यहाँ पे ऐसा कहीं पे भी नहीं लिखा कि दोबारा सूट नहीं लाया जाएगा। दोबारा सूट तो लाया जा सकता है, लेकिन दोबारा ट्रायल नहीं चलेगी। उसी सब्जेक्ट मैटर पे, सेम पार्टी पे,
सेम इश्यू पे नहीं चलेगी। इसके बारे में ये क्या करता है, रेस ऑफ जुडाइस बात करता है। क्लियर हो गया ना? आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ाओ थोड़ा सा, ये वाला बस। जैसा वाद उसी न्यायालय में, देखो क्या होता है, कोर्ट दो तरीके की आपको देखने मिलेगी। एक तो सेम कोर्ट देखने मिल रही है यहाँ पे, इंडिया में कोर्ट देखने मिल रही है, एक फॉरेन कोर्ट यहाँ पे देखने मिलेगी। ये बोल रहा हूं ऐसा वाद उसी न्यायालय में, या अब वो न्यायालय कौन होगा जो भारत में किसी न्यायालय में है, या जो दावा किया गया है अनुतोष देने की अधिकारता रखता है। ऐसा नहीं है कॉम्पिटेंट कोर्ट होना चाहिए, पहली चीज जिसको अधिकारता है वो वाले कोर्ट के बारे में इसमें बात करी गई है। दूसरी चीज, भारत की सीमाओं से परे वाले किसी ऐसे न्यायालय में जो केंद्र सरकार के द्वारा स्थापित किया गया है। इसमें बोला कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई कोर्ट स्टेब्लिश किया है आउटसाइड ऑफ इंडिया, लेकिन वो चालू है, क्या है वो, चालू है, और वैसी ही अधिकारता रखता है जैसे कि एक कॉम्पिटेंट कोर्ट अपने इंडिया में रखता है, तो भी वो क्या होगा, यहाँ पे रेस ऑफ जुडाइस एप्लीकेबल हो जाएगा। तीसरा बोल रहा है उच्चतम न्यायालय के समक्ष अगर कोई मामला पहले से पेंडिंग में है तो उस पर भी क्या होगा, रेस ऑफ जुडाइस आपका लगेगा। मतलब कहने का तात्पर्य क्या है, इसमें कहने का तात्पर्य क्या है, एक फॉर्मर सूट आप इंस्टीट्यूट कर चुके हो, अभी उसका फाइनल डिस्पोजिशन नहीं आ पाया है, उस पर ट्रायल अभी बाकी है, इसका मतलब वो पेंडिंग है। आप किसी भी रिलीफ के लिए, किसी भी उसी रिलीफ के लिए आप दोबारा सूट सेम कोर्ट में नहीं लगा सकते, भारत के किसी कोर्ट में नहीं लगा सकते, और सुप्रीम कोर्ट में अगर कोई मामला पेंडिंग है तो आप लोअर कोर्ट में या हाई कोर्ट में कहीं पे भी आप नहीं लगा सकते। ये होता है रेस ऑफ जुडाइस, मतलब वाद का रोक दिया जाना। क्लियर है? ये मेंस के लिए। अगर फाउंडेशन में अगर जाएंगे तो थोड़ा और डिटेल में इस पे बात होती है, लेकिन अगर मेंस के लिए अगर आपको सिर्फ और सिर्फ रटना है तो आपको 5 पॉइंट या 5 लाइन आपको याद होनी चाहिए। पहला पॉइंट आपका होना चाहिए ट्रायल के बारे में बात कर रहा है, दूसरा पॉइंट आपका बात कर रहा है पार्टीज के बारे में बात कर रहा है, तीसरा पॉइंट बात कर रहा है आपका कोर्ट के बारे में बात कर रहा है। इतने में आपका सेक्शन खत्म हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? हो गया ना? याद करने के ये तरीके हैं एक मेंस में कि आपको रटना किस पॉइंट पे है, क्योंकि बोलते हैं कि लोगों को रटा नहीं जाता है, अगर रटने की भी कला होनी चाहिए उसके पास। ऐसा नहीं है कि मुंह उठाया और रट लिया, ये भी नहीं है। उसका एक तरीका होता है रटने का कि हमें पहले वाली लाइन में इतनी चीजें हमें रटनी है, दूसरी वाली लाइन में ये आना है, तीसरी वाली लाइन ऊपर उठ के नहीं आ जाए तो पता चला पहले कोर्ट वाला याद आ गया। तो ऐसे याद ही क्यों करना, पहले सूट लाओ, पहले ट्रायल करवाओ, फिर पार्टी के बारे में बताओ, फिर कोर्ट के बारे में बताओ, बात खत्म हो गई। हो गई कि नहीं हो गई? याद हुआ? सेक्शन का नाम भी याद होगा, सेक्शन भी याद है। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए, फॉरेन कोर्ट, कोर्ट में अब फॉरेन कोर्ट भी आएगा तो इसमें बोला नॉट एप्लीकेबल टू फॉरेन कोर्ट ऑफ रेस जुडाइस, मतलब बात का रोक दिया जाना या विचाराधीन बात का सिद्धांत इस पे एप्लीकेबल नहीं होता। देखिए अब ये तो था बेयर एक्ट, इससे पे नंबर मिलेंगे अगर 8 नंबर में पूछ लिया जाए? नहीं मिलेंगे, नहीं मिलेंगे। तो फिर इसके लिए क्या किया जाए, एक एसेंशियल कंडीशन आ गई। कैसी एसेंशियल कंडीशन? अब आप मेरी वेट खोलो, फिर से वो नोट्स खोलो मेरे। नहीं, इसके बाद थोड़ा सा और बात कर ले, ऑब्जेक्ट पे बात कर लेते हैं जो मैंने लिखा है। क्या लिखा? भारत, इसका उद्देश्य दो समवर्ती अधिकारता वाले न्यायालय को दो समानांतर वादों का साथ साथ ग्रहण करने और न्याय निर्णय करने से रोकना है। अब ये तो आपको कॉन्सेप्ट में आ गया, लेकिन आपको वर्डिंग चाहिए थी ना, ये वर्डिंग है कि इसका ऑब्जेक्ट क्या है। इसका ऑब्जेक्ट ये है कि कोई भी कोर्ट में समानांतर उसकी जुरिडिक्शन लगती है, उसका एडजुडिकेशन होता है, तो उन पे सेम सब्जेक्ट मैटर पे सेम पार्टी पे उस सूट को लाने से रोकना है या विचारण करने से रोकना है। विचारण करने से रोकना है, लाने से नहीं, विचारण करने से रोकना है। चलो आगे बढ़ो। और न्यायालय की बात के पक्षकार में होने वाली असुविधा से बचाया जाना है, बिल्कुल बचाया जाना है। सूट लगाएगा फिर वही ट्रायल चलेगी फलाना ठिकाना, तो ये असुविधा से बचाना है। और तथा दोनों न्यायालयों के परस्पर परस्पर विषयों पर ना दिया गया हो, इसमें दूसरे वाद को संसद करने से नहीं रोका जाता है, बल्कि विचारण के लिए रोका जाता है। सीधा बात हो गई ना, यही बता रहा हूं ना। आगे बढ़ जाओ, ये है इसके एसेंशियल पॉइंट। अब 8 नंबर में कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा। ऑब्जेक्ट लिख दिया कि नहीं लिखा? ऑब्जेक्ट लिख लिया, इंट्रोडक्शन लिख लिया आपने, सेक्शन का नाम भी लिख लिया, सेक्शन के बारे में भी आपने पूरा लिख लिया। अब बच्चे एसेंशियल कंटेंट जो कि हम हाईलाइट करते हैं हमेशा, कि इसमें बोला दो वाद तो होने चाहिए, एक फॉर्मर होना चाहिए और एक, तो इतना आप लिख सकते हो, थोड़ा कम भी कर सकते हो, उसको बढ़ा भी सकते हो। आगे बढ़ जाओ। ये बोल रहा फॉर्मर और आपका सब्सिक्वेंट जो सब्जेक्ट मैटर है वो एक ही होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए पहले के सूट में कुछ प्रॉपर्टी का नाम कुछ दूसरा था और बाद वाली प्रॉपर्टी में कुछ दूसरा था, तो आप सूट इंस्टीट्यूट कर सकते हो, फिर आपका एप्लीकेबल नहीं होगा भैया। तो इसके बारे में बात करी गई है। चलो आगे बढ़ो। तो ये बोला
पक्षकारों की समानता होनी चाहिए, सेम पार्टी होनी चाहिए, बिल्कुल ए भी वापस से वही होने चाहिए, दूसरे नहीं होने चाहिए। आगे बढ़ जाओ। ये बोले पक्षकारों का टाइटल समान होना चाहिए, हक समान होना चाहिए, पोजीशन को लेके अगर रिलीफ मांग रहे हैं तो पोजीशन के संबंध में होना चाहिए। ठीक है, ये वाली चीज तो ये आप लोग लिख सकते हो बड़े आराम से। देखो, पक्षकारों को समान हक होना इस सिद्धांत पे लागू होने के लिए ऐसे पक्षकार दोनों वादों में एक ही हैसियत रखते हो। क्या रखते हो? एक ही हैसियत रखते हो। आगे बढ़ा दो। पेंडिंग सूट इंपॉर्टेंट है, नहीं तो फिर बात ही खत्म। आगे बढ़ जाओ। ये पेंडिंग सूट देखो मैंने कहां से लिया, नीचे करो। ये आपकी बेयर एक्ट से पेंडिंग सूट के दिखाने के लिए कहां पेंडिंग रहेगा? कोर्ट में। तो बोले वही कोर्ट, वही भारत में जो भारत की सीमा में है, उच्चतम न्यायालय के समक्ष लंबित है, केंद्र सरकार द्वारा स्थापित किया गया है, चालू रखा गया। क्या दिक्कत है? जो कहते हो लिखाना, मतलब आपको बनाने का एक, आपने बेयर एक्ट भी लिख दी और आपने थोड़ा बहुत साज सज्जा भी कर दी, जैसे एलएलबी में करते हैं उसी में से। लेकिन एलएलबी मन से करते हैं, इसमें आप मन से नहीं, इसमें आप कॉन्सेप्ट लिख रहे हो कि हाँ ऐसा ऐसा है। आगे बढ़ो। हो गया? बढ़ क्यों नहीं रहा है? क्यों नहीं बढ़ रहा? खत्म हो गया? अच्छा, आपका फोन ही नहीं चल रहा है? चलो रुको, वापस से करो। 1 मिनट है ना, अब करो। चलो अच्छा, 1 मिनट फिर से करना है ना, 2 मिनट। इसको हटा दो, आप अपने वाले को हटा दो, हटा दो अपने वाले को, हटा दो। 1 मिनट, 1 मिनट रुक जाइए, जरा हम फिर से कर रहे हैं। डिजिटल दुनिया में यही प्रॉब्लम, टेक्निकल। फिर से करो, क्या दिक्कत है? फिर से करोगे तभी देखेगा, सबको देखेगा, हमें देखेगा। अब जहां से चले थे वहीं पे निकालना है ना वापिस। करिए इसको। हाँ, चलो 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 चलो। कहाँ गए थे, कहाँ गए थे? 1 मिनट नीचे आओ, थोड़ा सा नीचे, बस बस। बात का लंबित हो गया था, आगे बढ़ जाओ। और आगे और आगे और आगे और आगे, यहाँ। ये भैया एक्सेप्शन है। देखो, सब आपकी बेयर एक्ट में लिखा रहता है, लेकिन आपको पहचानना आना चाहिए, जमाना आना चाहिए, बस इतना है। आप किसी भी बुक का रेफरेंस ले सकते हो, कोई मना नहीं है। आप बुक में ज्यादा बड़ा रहता है, लेकिन आपको उस हिसाब से आपको मेंटेन करना, मतलब मेंस आपका सिर्फ और सिर्फ रटना है। अगर आपको बेयर एक्ट याद है ना, तो आप किसी भी चीज को 15 दिन में सिनॉप्सिस बना के याद कर सकते हो। अब इसके लिए चाहिए दिमाग, और इसके लिए चाहिए ट्रिक याद करने के लिए। तो वो ट्रिक हमारे पास है। जब आप जो भी देख रहे हैं, आपको परचेस करना पड़ेगा हमें, है ना, मतलब हमारे कोर्स लेना पड़ेगा आपको। तो एक तरीके से ये समझ लीजिए कि आपको ये वाली चीज ऐसे नहीं आएगी, उसकी अलग अलग थिंकिंग है, उसकी अलग अलग सोच है। थोड़ा बहुत समझते हुए, थोड़ा बहुत रटते हुए आगे निकलेंगे। ठीक है, देन इसके बाद, और प्रॉपर है बिल्कुल, ना इससे ज्यादा लिखना है, ना इससे कम लिखना है। प्रॉपर नोट्स हैं, हिंदी में तो प्रॉपर मिल जाएंगे, इंग्लिश में भी हमारे पास प्रॉपर मिल जाएंगे। हमारी बुकलेट बहुत जल्द मार्केट में आने वाली है, तो वो बुकलेट भी आप लोगों को प्रोवाइड कर दी जाएगी, तो आप लोग वो भी परचेस कर लेना। देखो क्या लिखा है, निम्नलिखित अपवाद इसके क्या है? एक तो है विदेशी न्यायालय वाला, नॉट एप्लीकेबल। दूसरा क्या है? समरी सूट सब्जेक्ट मैटर पे, नॉट एप्लीकेबल। अंतरिम वाद, इस पे एंट्रीम ऑर्डर नहीं दिया जाता, बोला है ना इसमें। और नोट, प्री, प्री के लिए है, प्री के लिए था, लेकिन मैंने सोचा अगर नोट डाल के लिख दें तो नंबर थोड़ा सा एक्स्ट्रा मिलने के चांस है, क्योंकि समय था अपने पास, सफिशियंट था ना। एसेंशियल कंटेंट लिख दिए। अब बचा केस लो, तो केस लो पे भी बात कर लेंगे अभी, दूसरा टॉपिक जब खोलेंगे। तो ये बोला, धारा 10 के अंतर्गत स्थगित आदेश की अपील नहीं होगी, ना तो यह डिक्री की, ना आदेश। तो समझ में आ गया ना, ये एक नोट है जो आप लिख सकते हो हाईलाइट होने के लिए। अब निकालो अपने मेन नोट्स। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। बहुत पीछे है क्या? बहुत ज्यादा पीछे है क्या? 10 10 10 10, 21 आ गया। ये है
ये नहीं, नहीं। हाँ, यही है, यही है, यही है, यही है। 10, 10, 10, बस, 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 बस। ये है, निकालो। भाई हमारे डिजिटल एम्प्लॉय लगे हैं, है ना? हमें कुछ नहीं करना पड़ता। हम यहाँ से काम करवाते हैं, उधर तक आवाज़ पहुँचती है। चलिए, ठीक है? तो देख लीजिए एक बार, इसमें कोई ऐसा पॉइंट मतलब लिखना ऐसा नहीं है भैया, लिखना पैरा में है, पॉइंट में नहीं लिखना मेंस में। पॉइंट में पैरा बनाने के बाद पॉइंट आ सकते हैं, लेकिन जिस चीज़ को पैरा में लिखते हैं ना, वो बहुत प्यारी लगती है। पैराग्राफ राइटिंग देखी है ना, बहुत अच्छी लगती है। पॉइंट वाले दिन चले गए, पॉइंट वाले में अपने को सिर्फ अकेला ABCD में जो पॉइंट रहते हैं ना, वो लिखो आप। क्या किसी चीज़ को तोड़ मरोड़ के लिख रहे हो, लो और नहीं समझ में आएगा सामने वाले को। जैसे आज ये नोट्स हैं, तो नोट्स टफ लगते हैं, डायरेक्ट से पढ़ लो तो डायरेक्ट इजी लगती है, ऐसे ही होता है ना? तो ये वाली चीज़ है। देन आगे बढ़ो। आवश्यक शर्तें, ये देखो, ये एक कंडीशन जो एसेंशियल पॉइंट होगा, इसमें कंडीशन लगा दी कि क्या-क्या होना चाहिए। लिख सकते हो पॉइंट बनाने के लिए, आपके पास कंटेंट सफिशिएंट है। और आगे बढ़ जाओ, बढ़ जाओ, बढ़ जाओ, पढ़ चुके हैं अपन, पढ़ चुके हैं। ये इसमें क्या शामिल है क्या नहीं है, ये केस लो भैया, है ना? आपको कहाँ तक के केस मिल जाएंगे? आपको 2005 का भी मिल जाएगा, 18 का भी मिल जाएगा, 19 का भी मिल जाएगा, मतलब आपको रिसेंट भी मिल जाएंगे। और वाली दिक्कत आएगी तो अभी एक बुक और आ रही है, तो उससे भी आपको अभी तक के मिल जाएंगे, अगर कुछ टॉपिक अगर हुआ। चलो, ये ये बहुत पुराना केस है। ये मनोहर लाल चोपड़ा वर्सेस सेठ हरिराम। ये बोला कि इस धारा में प्रावधान क्या है, मैंडेटरी है, अज्ञापक है। ये लिखा, प्रोविजन इज अ मैंडेटरी। ठीक है, ये इनने बोला था। ठीक है, धारा। ये अब ये क्या है, ये पता है, ये आपको प्लस पॉइंटिंग है कि अगर केस वो लिखो ना जिसमें उस धारा की विशेषता बताई हो। केस वो लिखो जो उस धारा के एक्सेप्शन को बताता कि इसके अलावा भी हमने रेस्ट ऑफ जुडाइस इस पे एप्लीकेबल किया है, तो वो केस पढ़ने योग्य है। वो केस मत लिखो कि जो उस धारा की डेफिनेशन बता रहा है कि रेस्ट जुडाइस क्या होता है, वो नहीं, वो पढ़ने में मजा नहीं आएगा। एक लैंडमार्क लिख सकते हो और एक फ्रेश सूट आप लिख सकते हो, जो कि आपको लिखना चाहिए। तो दो केस काफी रहते हैं, मैं तो बोल रहा हूँ दो भी मत लिखो, एक कोई अच्छा लैंडमार्क लिख दो। अगर रिसेंटली अच्छा केस आया है, लैंडमार्क जानने लायक है जिसको, तो वो भी आप लिख सकते हो। लेकिन पैराग्राफ में लिखना, ऐसे मत लिखना, ये इसको अवॉइड करना। ये तो आपको प्री के लिए बहुत अच्छे हैं। आगे बढ़ो, ये नीचे करो, थोड़ा सा नीचे, यहाँ तक, कि ये एक केस के माध्यम से पहला वाद खारिज करने से दूसरा वाद 10 धारा में खारिज नहीं किया जाएगा। मतलब अगर आपका फॉर्मर सूट जो आपने लगाया है, अगर वो खारिज हो गया, तो जरूरी थोड़ी कि दूसरा वाला भी खारिज हो जाए, है ना? क्योंकि सूट इंस्टीट्यूट करने से मना नहीं किया गया सेक्शन 10 में, आपको विचारण करने से मना किया गया है, क्योंकि वो पहले से पेंडिंग है। अगर वो खारिज हो गया, तो जरूरी थोड़ी कि दूसरा भी क्या हो जाए, खारिज हो जाए। तो ये वाली चीज आपको बिल्कुल अच्छे से याद। फिर उसके बाद आते हैं सेक्शन 11 पे। 11 की बनाई है, तो 11 निकालो पीडीएफ। फिर सेक्शन 11 देखो, पढ़ा इसलिए रहा हूँ, दोनों का हो सकता है बंच पूछ ले 8 नंबर में, तो फिर आपकी बेयरक सफिशियंट है। अगर दोनों को 4 नंबर में पूछ लिया, एक को 4 नंबर में पूछ लिया, तो फिर बेयरक कुछ नहीं, आपको सिर्फ क्या छापना है, डायरेक्ट बेयरक छापना है। अगर 8 में पूछ लिया, तो थोड़ा बहुत सिनॉप्सिस बना के आप काम कर सकते हो। लेकिन अगर रेस जुडिकाटा ही अकेला पूछ लिया, तो फिर 8 नंबर में आप पूरा एक्सप्लेनेशन वगैरह, पूरी सेक्शन वगैरह लिख के आना। चलिए निकालिए जरा। ये है प्रांगण। देखो क्या है लिखा, मैंने ज्यादा चीजें नहीं लिखी हैं, जबकि मेरे नोट्स में मीनिंग, ऑब्जेक्ट, ये वो, फिर प्रांगण की परिभाषा, बहुत सारी चीजें ऑब्जेक्ट में आप चुरा सकते हो। क्या कर सकते हो? चुरा। मैं मन से लिखने की बात ही नहीं कर रहा हूँ कि आप मन से लिखो, नहीं, चुराना है। चुरा के एक सिस्टमेटिक ढंग में बनाना है। जैसे कि रेत, ईंट, गिट्टी, इन सब चीजों से एक दीवार बनती है कि नहीं बनती, है ना? छोटी बनती है, बड़ी भी बनती है, घर भी बना लेते हो। तो आपको वही फील्ड पे काम करना है, आपको मजदूर बनना है। क्या बनना है? आपको क्वांटिटी लेनी है कि रेत इतनी लगेगी, ईंट इतनी लगेगी, ये इतनी लगेगी, तब जाके एक दीवार अच्छी खासी तैयार हो जाएगी। तो पुट्टी करते रहना आराम से, जमा जमा, और क्या, चिकनी हो जाएगी, नंबर मिल जाएंगे। वाह यार क्या दीवार है, तो देखने वाला तो यही बोलेगा ना। तो बस वो आपका काम है, सब आपके पास है।
आप अगर जो लेक्चर देख भी रहे हैं ना, ऐसा नहीं है कोई नया तो है नहीं। अगर मेंस आंसर राइटिंग है तो लॉ तो पढ़ा हुआ होना चाहिए, और अगर बिना लॉ के मेंस आंसर राइटिंग कर रहे हो तो मतलब कोई मतलब नहीं है। आप पहले फाउंडेशन में आओ, फिर आप यहाँ पे आना, फिर आपको यहाँ पे करवाएंगे। ज्यादा से ज्यादा आधे घंटे 1 घंटे कोई इंसान एक डायरेक्शन दे सकता है आपको मेंस आंसर राइटिंग के लिए, प्रॉपर पूरा नहीं पढ़ा सकता। 2 घंटे का लेक्चर हो जाएगा, फिर आप बोलोगे कि सर मेंस ही खत्म नहीं हो पा रहा हमारे एक सब्जेक्ट का, तो फिर आगे क्या है? आगे क्या है? आगे तो कुछ भी नहीं है ना। तो वो ये वाली कपिल का शो याद आ गया था मुझे। चलो, वो उसका सागर। अब आप लोग टीवी नहीं देखते तो हम क्या करें। कल एक बड़ी लड़की आई, मैंने उससे पूछा दृश्यम मूवी देखी है? बोले नहीं देखी। मैंने बोला फिर हेरा फेरी देखी है? मैंने बोला थ्री इडियट देखी है? नहीं देखी। मैंने बोला अभी कोई रिसेंटली मूवी देखी? नहीं देखी। मैंने कभी मूवी देखी है? बोले एक देखी। बोले कौन सी? बोले वांटेड देखी। मैंने बोला यार ये कौन सी मूवी देख ली? सलमान खान की वांटेड, जो एक बार मैंने कमिटमेंट कर ली उसके बाद से मैं किसी की नहीं। ठीक है, तो ये वाली मूवी देख के आई। मतलब पूरे जब से यूपीएससी की तैयारी कर रही भैया, यूपीएससी लॉ पढ़ाना मैंने स्टार्ट किया है, ऑप्शनल लॉ जो है। तो मैंने उससे पूछा कुछ देखा है इस संसार में पढ़ाई के अलावा? तो बोले पहले देखती थी, अब कुछ नहीं देखती किताबों के अलावा। मुझे लगा यार अब मैं किस चीज का एग्जाम्पल देके इसको समझाऊं। या तो खुद को उस मूवी में डाल दूं, तब समझ में आएगा। किसी क्योंकि रेंडमली क्या होता है, किसी को समझाना है तो सबसे अच्छा आजकल मूवी है कि सब देखते हैं, गाने सब सुनते हैं, कॉमेडी शो सब देखते हैं, रील्स सब देखते हैं। कच्चा बादाम है ना, उसका बेचारे का क्रेज खत्म कर दिया कच्चा बादाम वाले की। 5 लाख रुपए में सॉन्ग खरीद लिया, आप दोबारा गा ही नहीं पा रहा, मुंह बंद लो। आज के बाद ये कच्चा बादाम तुम नहीं गाओगे, ये बिजनेस है। उसको खरीद लिया, समझ रहे? ऐसा ही होता है भैया, किसी का मटेरियल एक बार खरीद लिया तो वो मार्केट में वो नहीं बेच पाएगा दोबारा। अब वो बेचारा वो कच्चा बादाम गाता है ना, तो वो वायरल नहीं होता। वायरल वो होता है जिसने गाना बना दिया उसका। उसके वीडियो दिखते हैं अब दोबारा कच्चा बादाम की साइकिल वाले के? दिखते क्या? हट गए। खरीद लिया, जिस चीज को खरीद लिया उसकी वैल्यू कम हो जाती है। ऐसे ही होता है, समझ गए? टीआरपी कम हो जाती है। जैसे कि कपिल शर्मा का शो नेटफ्लिक्स वालों ने खरीद लिया। अब जो नया सीजन आएगा उसका, उसको नेटफ्लिक्स वालों ने खरीद लिया। तो अब बस आपको नेटफ्लिक्स देखना है, अगर हंसना है तो नेटफ्लिक्स देखना पड़ेगा। अब उधर जाओगे तो और दलदल है, फिर मूवी भी देखोगे, और जाओगे तो और दलदल है, फिर सीरीज भी देखोगे। और वेब सीरीज अगर एक बार स्टार्ट हो गई तो हमारे स्टूडेंट बोल रहे हैं कि सर आप कुछ भी पढ़ा लो, पहले जब तक वेब सीरीज अगर खत्म नहीं होगी तो हम क्लास नहीं आएंगे, चाहे 15 दिन लग जाए। क्यों? बहुत खतरनाक। एक बता रहा हूँ, एक स्टूडेंट है, इंटरव्यू तक गई है जुडिशरी में, उसको वेब सीरीज, और ज्यादा दूर नहीं जा रहा हूँ, दिल्ली की टॉपर की स्पीच सुनी मैंने। वो बोले सर मैं तो नेटफ्लिक्स देखती थी, 8 घंटे पढ़ाई और 10 घंटे मूवी। वेरी गुड। और टॉप। अरे जाओ यार। अरे मैं तो बोल रहा हूँ हो गया, हो सकता क्या, वो तो बोल रही है ना। 8 घंटे दे तो रही थी, और उसका दिमाग अच्छा चलता होगा, लेकिन वेब सीरीज नहीं छोड़ रही थी। होगी जो भी होगी, इधर आ जाओ आप तो, नीचे करो, नहीं तो ये माहौल है भैया। ठीक है, अंग्रेजी शब्द रेजुडिकाटा का हिंदी स्थानांतरण है, मूलतः लैटिन भाषा का शब्द जिसका अभिप्राय पहले से ही न्याय निर्णित की गई वस्तु से, यद्यपि एक सुविधा का नियम है, न पूर्व न्याय का, जो लोक नीति पर आधारित है। यह एक सार्वभौमिक विधि का विषय है जो साम्य और समता शुद्ध अंतःकरण पर आधारित है। वाह क्या लैंग्वेज है लैंग्वेज अच्छी। अब इसको रटना है भाई साहब, इसको क्या करना है? रटना है। और इसको ऐसे नहीं रटेंगे, पहले इसको समझना पड़ेगा, इसकी फीलिंग को, कि ये बोलता क्या है रेसिड्यू काटा। तो रेसिड्यू काटा भैया ये बोल रहा है कि ये हिंदी स्थानांतरण है इसका, किसका? प्रांग न्याय का। किसका? प्रांग न्याय का हिंदी स्थानांतरण, अंग्रेजी स्थानांतरण क्या है? रेस जुडी काटा। मतलब काटा है किसी ने, या तो आपके सूट को काट दिया है,
या तो आप कभी जिंदगी में आगे बढ़ ही नहीं पाओगे। छूट लाने के लिए काट रहा है कोई ना कोई, ठीक है। मतलब मूलतः लैटिन भाषा में क्या बोला जाता है, जिसका अभिप्राय होता है पहले से ही एडजुडिकेट हो गई है वो वस्तु। तो एक हो गया जुडी, दूसरा हो गया काटा। हो गया कि नहीं हो गया? तो जुडी काटा तो समझ में आ गया कि पहले से, और रेस का मीनिंग होता है पहले, कि पहले से पूर्व न्याय विचारण और पूर्व न्याय प्रांग न्याय। तो ये होता है पूर्व प्रांग न्याय बोल दो या पूर्व न्याय काटा, जिसको भी जैसा बोलना है। रेस का मतलब पूर्वी ले रहे हैं यहाँ पे, तो पहले क्या था और अब क्या है इसके बारे में। तो ये बोल रहा है यद्यपि एक सुविधा का ये नियम है। एक तो सुविधा हो गई आपको, क्या है भाई साहब, एक सुविधा है। क्या है, पूर्व न्याय का जो लोक नीति पर आधारित है। अगर सुविधा है तो पब्लिक वेलफेयर के लिए 100% ये रेस जुडिकाटा काम कर रहा है। सार्वभौमिक विधि का एक विषय हो साम्या की शुद्धता। देखो ये ऐसा लिख सकते हो। अब इसको आर्टिकल 20 के 2 से रिप्रेजेंट कर सकते हो कि आर्टिकल 20 के 2 में भी दिया है। सीआरपीसी में चले जाओ तो सेक्शन 300 में भी आपको देखने मिलता है। अगर एविडेंस में आप चले जाओ तो सेक्शन वहां पे 40 में आपको देखने मिलता है। मतलब आप कंपैरिजन कर सकते हो चीजों को एक्स्ट्रा बड़ा बड़ा के यहाँ पे यहाँ के हिसाब से अलग है, उसको एविडेंस की वैल्यू कहाँ मिली है, 40 में मिली है। सीआरपीसी में कुछ अलग कन्विक्शन के बारे में बात कर रहा है कि सिर्फ इक्विटल के बारे में बात कर रहा है, कि सीआरपीसी में जो रेस जुडिकाटा है वो इक्विटल दोनों के बारे में बात कर रहा है। अब कॉन्स्टिट्यूशन का जो रेस जुडिकाटा है वो किसके बारे में बात कर रहा है, कन्विक्शन के बारे में बात कर रहा है कि इक्विटल के बारे में बात कर रहा है, वो कन्विक्शन के अकेले में बात कर रहा है। तो ये आप लिख सकते हो, एक प्लस पॉइंटिंग आपके लिए है। मैंने नहीं लिखा, आप लिख सकते हो। एक लाइन में लिखने में क्या जाता है, कुछ जाता है क्या, नहीं जाता है। आगे बढ़ाओ। इसका ऑब्जेक्ट लिख दिया मैंने, उद्देश्य लिख दिए। तो देखो मैंने कितनी अच्छी चीजें लिखी। ऑब्जेक्ट उद्देश्य में मैंने वो वाली चीज डाली, फालतू की लाइन नहीं डाली। मैंने डाली इसकी मैक्सिम। मैक्सिम इसलिए क्योंकि उस मैक्सिम में समझ में आ रहा कि इसका ऑब्जेक्ट है क्या। तो मैक्सिम में हमने लिखा है प्रांग न्याय के सिद्धांत में निम्नलिखित उद्देश्य या सूत्र आते हैं। इंटरेस्ट रिपब्लिक के अर्ट फिनिश रीडियम, इसका उद्देश्य राज्य के हितों में मुकदमेबाजी का अंत करना। दूसरा उद्देश्य नेमो डेबिट वैक्सीरिया प्रोनाइडम कॉजा। आप लोगों को याद रखना है ये वाली मैक्सिम एज इट इज, और कल पूछ ही लूंगा मैं, ठीक है। दोबारा तंग नहीं किया जाएगा। यहाँ पे लिख देना आर्टिकल 20 का 2, लिख सकते हो ना। रेस जुडिकाटा प्रो वेरिचेड और सिपिचर के बारे में बात करता है कि जिसका अर्थ है न्यायिक विनिश्चय निर्णय को सही माना जाता है। एक बार डिसीजन आ गया वो सही मानेंगे, उस कोर्ट को गलत नहीं बोल सकते। आप बोल सकते हो क्या, नहीं बोल सकते। आप उसकी अपील कर लो, कोई मना है क्या, आप उसका रिवीजन करवा लो, कोई मना है क्या। लेकिन ये नहीं बोल सर ये गलत है, नहीं भैया ये नहीं आप बोल सकते हो, है ना। चलो आगे बढ़ जाओ। पेज गिनते रहना भैया, पेज पेज 3.5 4 बहुत हो जाते हैं। कम करने की कोशिश करना, बढ़ाने की कोशिश बिल्कुल मत करना। कम करने की कोशिश करना, बढ़ाने की 3.5 4 पेज बहुत हैं आपके 8 नंबर में मेरे ख्याल से। बहुत बोल दिया मैंने, 3.5 4 पेज भी आप कम कर सकते हो, है ना। और जितना आप कम करोगे, जितना आप क्वालिटी दिखाओगे, जितना आप क्वांटिटी दिखाओगे, जितना आप लिंकिंग दिखाओगे सेक्शन का, आपके नंबर में दम उतना ही आएगा। जैसे 22 का लिंक कर दिया, 300 का लिंक कर दिया, 40 का लिंक कर दिया, जितनी लिंकिंग आप दिखा दोगे ना कि इसके अकॉर्डिंग ये है, इसके अकॉर्डिंग ऐसा है, उसकी एविडेंस की वैल्यू ऐसी बता दोगे, यहाँ पे ये वाली बात बोली, नोट डाल के लिख देना। जरूर थोड़ी उसमें मिक्स कर लो, पहले अपना बेयर एक्ट छापो, पहले अपना बेयर एक्ट का पूरा करो, फिर नोट डाल के लिख दिया कि यहाँ पे भी इसके बारे में चर्चा है और ये केस लो बता दिया। इससे ज्यादा क्या ही लिखोगे, लिख पाओगे क्या, नहीं लिख पाओगे। अभी जब जिस दिन मैं टेस्ट ले लूंगा, ऑनलाइन टेस्ट आ सकता है, लेकिन आपको पहले ड्रीम जुडिशरी ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, तभी आपको मिलेगा। 1 महीने 2 महीने बाद रुक जाइए जरा, स्कॉलर टेस्ट भी आपको ऑर्गेनाइज करेंगे हम हमारा। अगर आपने निकाल लिया तो उसका बेनिफिट आपको मिलेगा, अगर नहीं निकाला तो नहीं मिलेगा। लेकिन उसके पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा भैया। तो ऐप डाउनलोड कर लीजिए। ऐप डाउनलोड करने में कुछ नहीं होता, 91 MB का ऐप है। कोर्स परचेस करना नहीं करना आप लोगों की है, डिमांड पे जाता है। वैसे बहुत नॉमिनल फीसेस रखी गई हैं, है ना। और क्वालिटी क्वांटिटी सब चीजें आपको देखने वहां पे मिलेगी। तो आप जुड़े रहिए ड्रीम जुडिशरी इंदौर से और देखते रहिए, अपनी पढ़ाई को मजबूती बनाए रखिए बस। और इसके बाद पूरी बेयरैक्ट है भैया, ये क्या है, ये पूरी बेयरैक्ट क्या है, रेस जुडिकाटा। कोई भी न्यायालय किसी वाद या विवादक, उसमें क्या था अभी, विवादक, उसमें क्या था, विवादक था, विवादक विषय था ना उसमें, इसमें आ गया वाद या विवादक। ये की पॉइंट है जो छोड़ने नहीं है, ये आपको याद रखने हैं कि का वाद या विवादक का विचारण नहीं करेगा। इस पे भी ट्रायल के लिए क्या बोला है, मना। लेकिन क्या
जिसमें प्रत्यक्षतः सारता डायरेक्टली या उसके कुछ सब्सटेंस वाले उन्हीं पक्षकार के बीच, जो कि तो लैंग्वेज आ रही कि नहीं आ रही, या उनसे पक्षकारों के बीच अधिकारों के अधीन उनमें से या कोई दावा करते हैं पूर्ववर्ती वाद में के, उसमें भी लिखा था फॉर्मल सूट के बारे में कि ऐसे न्यायालय में सारता या प्रत्यक्षता, इसमें बताने की जरूरत इसलिए पड़ी कि पहले वाले में भी भैया जो सब्सटेंस वगैरह जो थे, जो प्रत्यक्षता या सारता जो दिख रहे थे, उसके बारे में जो जिस चीज पे फैक्ट इन इशू पहले अराइज हो चुका था, बता रहा है सब चीजें। लिखने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि ये पेंडिंग सूट के बारे में बात कर रहा है, लेकिन ये बोल रहा है कि पहले भी अगर ये वाली चीजें थी, पहले अगर ये वाला फॉर्मल एक्सप्रेशन में आपने डाला था कि ये फैक्ट इन इशू यही है, पार्टी यही है, सब चीजें यही है, सब चीजें पता है, तो ऐसे पश्चातवर्ती वाद में जब आप दूसरा सूट जब लगाते हो, तब उस वाद में जिसमें ऐसा विवादक बाद में उठाया गया, बाद में बोला कि सर 10 करोड़ रुपए और चाहिए थे, इसलिए हम दोबारा सूट लगा रहे हैं, उसी पार्टी पे, उसी सब्जेक्ट मैटर पे, उसी प्रॉपर्टी पे, उसी चीज पे 2-3 चीजें और ऐड कर दी कि सर बिजली का बिल नहीं लिया था मैंने, ये नहीं करा था मैंने, उस प्रॉपर्टी पे एक सामने से रोड जा रही थी, उस पर थोड़ा सा कब्जा मेरा था, जबकि मांग ली प्रॉपर्टी, अब उस कब्जे को भी मांगने के लिए आप क्या लगा रहे हो साथ में उसी के अलग से कि सर कि ये जो प्रॉपर्टी है ना, इसके साथ मुझे रोड भी चाहिए थी, मैं उसमें लगाना भूल गया था, जबकि वो फॉर्मल सूट में हो चुका है डिस्पोज, क्या हो चुका है, वो डिस्पोज हो चुका है, फाइनल हो गया है। अब दोबारा आप ला रहे हो उसी प्रॉपर्टी को लेके मुद्दा बना के कि सर ये वाली चीज और चाहिए, तो ये बोल रहा है कि नहीं उठाया गया है, तो विचारण करने में अगर वो कोर्ट सक्षम था पहले भी फॉर्मल सूट में वो सक्षम था पहले भी, तो ये बोल रहा है कि ऐसे न्यायालय द्वारा सुना जा चुका है। सुन लिया भैया, पहले आगे बढ़ाओ। और अंतिम रूप से निश्चित भी हो चुका है। अब एक चीज बताओ, चलो ये तो मैंने पढ़ लिया, अब भूल जाओ मैंने क्या पढ़ाया, अब याद करने के तरीके पे आते हैं। याद करने के तरीके के जैसे, तो कोई भी वाद न्यायालय में लगता है तो लिख दो, कोई भी न्यायालय में वाद या विवादक विषय कैसे लगता है, प्रत्यक्षता या सारता, कौन दो पक्षकार, उन पक्षकारों के बीच या उन्हीं पक्षकारों से व्युत्पन्न अधिकार के अधीन दावा करने वाले उन पक्षकारों के बीच। इतना याद हो गया कि नहीं हुआ, हो गया। तो जो पूर्ववर्ती वाद में के, किसमें, पूर्ववर्ती वाद में के सारतः या प्रत्यक्षतः, सब्सटेंशियली या आपका डायरेक्टली, है ना, तो सारतः या प्रत्यक्षतः, सब्सटेंशियली और डायरेक्टली जो वाद लगा चुके हो फॉर्मल एक्सप्रेशन में, उसी आधार पे उसी चीज को रखते हुए पश्चातवर्ती वाद में उसी विवादक पे उठाया गया कोई प्रश्न या कोई विवाद उठाया गया या कोई इशू, उसी वाद पे आपको क्या नहीं होगा, एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, उसके आधार पे कार्रवाई नहीं होगी। यही तो हम पढ़ रहे हैं। क्यों नहीं होगी, उठाया गया है तो विचारण करने में जो पहले सक्षम था वो अब दोबारा नहीं सुनेगा। क्यों, क्योंकि वह पहले निश्चित कर चुका है और एक बार आपको सुन चुका है। अब बताओ याद करने में कोई दिक्कत आएगी क्या? मेरे ख्याल से तो नहीं आनी चाहिए। ये कॉन्सेप्ट होते हैं याद करने के कि पहली लाइन में क्या आएगा, पहली लाइन में दो चीजों को हमने बताया कि भैया हम सूट ला रहे हैं, तो वो ला रहे हैं एक फैक्ट पे और फैक्ट इन इशू पे, विवादक पे डायरेक्टली ला रहे हैं, सब्सटेंशियली ला रहे थे। हमने पहले एक सूट फाइल कर दिया था जिसपे हेयरिंग हो चुकी थी, जिसपे फाइनल डिस्पोजिशन आ गया था। यदि हम अगर कोई बाद में अगर सूट लाते हैं वो भी डायरेक्टली और सब्सटेंशियली लाते हैं, तो वो क्या बोल रहे हैं कि भैया उसके बाद उसी सब्जेक्ट मैटर पर उसी पार्टी के द्वारा उसी के खिलाफ ये सूट एक्सेप्ट नहीं किया, रेस जुडिकाटा बार कर देता है। आगे बढ़े, एक्सप्लेनेशन 1। अब इसको समझाने के लिए ये चीज हटाओ, अपना नोट्स निकालो, आराम से चल रहे हैं ना, पूरा लेक्चर आप लोग देखना, समझना कॉन्सेप्ट को। देखो मेंस राइटिंग ऐसा नहीं है, हलवा नहीं है। मेंस राइटिंग के लिए आपका कॉन्सेप्ट ऑफ माइंड, मतलब आपका माइंड बहुत अच्छा होना चाहिए और कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे होने चाहिए, तब आप बहुत अच्छा मेंस लिख पाओगे। ये देखो एक्सप्लेनेशन 1, हेडिंग डाल दो, क्या दिक्कत है, कुछ भी लिखा हो पूर्ववर्ती वाद, हेडिंग डालो, डाल दी। उसके बाद पूर्ववर्ती वाद का वाद वह होता है जो प्रश्नगत के पहले निर्णित किया जा चुका है, चाहे वह वाद पहले से संसद किया गया हो या बाद में संसद किया गया हो। लिख दो एज इट इज, कोई दिक्कत है। चाहे पूर्ववर्ती वाद का उसने डेफिनेशन दे दी, पूर्ववर्ती वाद वह वाद होता है जो पहले से ही संसद किया जा चुका है या फाइनल डिस्पोज भी हो चुका है, उसको ही तो बोलेंगे। किसी पश्चातवर्ती बोल दिया to shoot a question whether the institute prior and subsequently institute, इसके बारे में। एक्सप्लेनेशन 2, हेडिंग डाल दो बिल्कुल, कोई दिक्कत की बात है क्या, हेडिंग में ज्यादा समझ में आएगा। अपील का अधिकार है भैया,
हम तो अपने के अधिकार है उसका आधारित हम डिटरमाइन बिना ही क्या करेंगे उसका डिसीजन सुना सकते हैं। आ जाइए तीसरे वाले पे, क्या बोला, तीसरे वाले पे आपको बता दिया भैया डायरेक्टली और सब्सटेंटली सब्जेक्ट इन डिस्प्यूट होता क्या है, बताया कि नहीं बताया, बिल्कुल बताया, जिसको बोलते हैं एक्चुअल इशू, क्या बोलते हैं, वास्तविक विवादक बोलते हैं, तो इसकी हेडिंग क्या होगी, वास्तविक विवादक होगी। ठीक है, एज इट इज ज्यों का त्यों जो आपकी वेयर एक्ट में है, कि ये एक्सप्रेस रूप से लाए गए हैं या इम्प्लाइड रूप से बताए गए हैं, अभिव्यक्त किए गए हैं, तो ये या तो स्वीकार किए जाते हैं या अस्वीकार किए जाते हैं। तो ये वाली चीज आप अंदर पढ़ना तो समझ में आएगा। और सेक्शन 4, ये तो आपको पता ही है, कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा, इसके बारे में 3-4 लाइनें हैं, लेकिन अपने को 3-4 नहीं लिखनी, जितनी आपकी वेरेक्ट में है वो लिखनी। समझदारी के लिए अगर बता दूं कि कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा होता है जैसे कि यदि आप किसी रूम में गए और रूम में कोई कमी है वो आपने देख ली, लेकिन आपने मकान मालिक से कुछ बोला नहीं है, तो ये माना जाएगा कि वो आपने कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा है, मतलब आपके नॉलेज में आ गया है अब वो चीज। अब कल के दिन आप फोन लगा के रहने लगे, फोन लगा के ये नहीं बोलोगे कि सर आपकी छत से तो पानी आता है, हमने तो देखा ही नहीं, हमें तो अभी पता चला। अरे भैया जब तुम्हें दिख रहा था ना, तो पानी के मौसम में ही लाए थे तुम्हें, और हमने दिख रहा था, आपने कुछ बोला ही नहीं, तो हमने कुछ उस पर रिएक्ट नहीं किया, मतलब माना जाएगा कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा। मतलब कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा का मीनिंग क्या है कि अगर हमने किसी चीज को मांग लिया और उसमें कुछ चीज को हमने छोड़ दिया है, तो बाद में उसकी मांगने के लिए फिर वापस नहीं पहुंच जाओगे आप, और सूट नहीं लगा दोगे उस चीज के लिए। ठीक है, चलो, जो प्रश्न आपने उठाया ही नहीं, अब बाद में आप दूसरे सूट में नहीं उठा पाओगे कि हम नहीं 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 नहीं, नहीं उसी सब्जेक्ट मैटर पे हमने तो ये चीज मांगी नहीं है। चलो, इसके बाद आ गया आपका 5। 5 में रिलीफ बोल रहा है। रिलीफ और 4 मेरे ख्याल से थोड़ा सा सेम ही होता है, क्योंकि जिस चीज को अगर मना कर दिया देने से, तो आपके फॉरवर्ड सूट में भी अगर मना कर दिया देने से, तो आप पश्चातवर्ती बाद में वो जो की त्यों चीज आप मांगने नहीं आओगे, उस पर जुडिकाटा एप्लीकेबल हो जाता है। आगे बढ़ जाओ। सेक्शन आपका एक्सप्लेनेशन 6, आपका ये तो पता ही है रिप्रेजेंटेटिव सूट क्या होता है, सभी के माध्यम से एक लगा जाता है, अगर सबको बुलाना है तो एक कोई आ जाए रिप्रेजेंट हो जाए तो माना जाएगा कि सभी रिप्रेजेंट हो गए, तो वो रिप्रेजेंटेटिव सूट है। इसमें थोड़ा सा सेक्शन मेंशन कर देना, ऑर्डर 1 रूल 8 वाला लिखवाया है ना मैंने आपकी बैरेक्ट पे, लिखा है, तो ये वाली चीज आप इसमें लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो, लिखना भी चाहिए। और आपका रिफ्यूज वाले में आप बात का नामंजूर किया जाने वाला आप मेंशन कर सकते हो, थोड़ा सा कनेक्टिविटी बना के आप बना सकते हो, एक एक दो दो, अगर आपको ऑर्डर सेक्शन का अगर नाम लिखना पड़े तो आप लिख सकते हो, लेकिन ये मैं यहाँ नहीं बताऊंगा, ये मैं आपको क्लास में बताऊंगा कि इसके साथ आपको क्या क्या चीजें प्लस करके चलनी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निष्पादन कार्रवाई, एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग के बारे में आपको क्या लिखना है, एज इट इज लिख देना, ये वाला बस। कौन सा वाला, ये 3 पॉइंट जो है ना, इसको आप पैरा में लिख देना, ये आप चलता है। बेयरक्ट की लैंग्वेज के अलावा एक्सप्लेनेशन आप पॉइंट में लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, तो ये जो कहते हो लिख देना। 8 में आ जाते हैं, न्यायालय की कॉम्पिटेंसी के बारे में बात करता है, तो ये 8 में जो आपका जो कहते हो है उसको पूरा नहीं लिखना है, उस एक्सप्लेनेशन को बिल्कुल पूरा नहीं लिखना है, कुछ की पॉइंट लिखना है, जैसे कि यहाँ पे लिखा है, कैसा लिखा है इसमें से कि सक्षमता वाले न्यायालय द्वारा ही सुनाया जाएगा, अंतिम रूप से निश्चित किया जाएगा। इसका मतलब लास्ट में क्या आएगा, न्यायालय जो पूर्व न्याय की बात के होते हुए विवादक के बाद में उठाया गया प्रश्न विचारण के लिए सक्षम नहीं था, यह क्वेश्चन नहीं उठाया जाएगा कि वो विचारण के लिए सक्षम नहीं था और उसने फाइनल डिस्पोजिशन सुना दिया, ये ऐसा कोई प्रश्न नहीं उठाया जाएगा। ये वाली बात आप हिंदी में भी लिख सकते हो, आप अपनी डायरेक्ट की लैंग्वेज में भी लिख सकते हो, मतलब कहने का मतलब ये है कंटेंट तो आपके साथ बहुत सारा है, लेकिन अब इस चीज को 3.5 पेज आपको आना आना चाहिए। और के बाद आप भी बनाओ, मुझे टेलीग्राम पे शेयर कर देना, मैं देखूंगा, अगर पसंद आएगा तो हाँ बोलूंगा, नहीं आएगा तो बोलूंगा सुधार कीजिए। ओके डन। तो आज की क्लास में रेस्ट ऑफ जुडाइस और रेस्ट जुडिकाटा खत्म हुआ। आपको मेंस ऐसे लिखना है, साथ में केस लॉ भी दिए गए होंगे, देखो केस केस कोई है निकालो, ये भैया ये, और आपको और लिखना है तो ये है केस रफ्तार खान वर्सेस सैयद मेहरबान, रफ्तार खान है तो सैयद मेहरबान होगा, ठीक है, तो ये वाले केस आपको याद रखने। चलिए, तो ये आप लग सकते हैं, और नोट डाल के अगर लिखोगे कि रेस जुडिकाटा नॉट एप्लीकेबल तो और अच्छे नंबर मिल जाएंगे, लेकिन लेकिन समय समय का ध्यान रखते हुए लिखिए, है ना, तो वो ऐसे पता नहीं चलेगा, मैं बताने के लिए तो आपको पूरा भी बता दूं, लेकिन लॉस किसका है, आपका है, कि सन ने तो ऐसा ऐसा बोल दिया था, सन ने ऐसा ऐसा बोल दिया था, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं, भैया लॉस आपका है। पहले आप लिख के पूरा आओ, पूरे के लिए मना नहीं है, लेकिन कम क्या करना है, क्या छाटना है, क्या करना है, ये सब मैं बताऊंगा, ठीक है। तो इसके बाद हमारी जजमेंट राइटिंग की क्लास रहेगी, यदि आपको वो ज्वाइन करना है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों में रहती है, आप कैसे भी ज्वाइन कर सकते हो।
ऑफलाइन की फीस ज़्यादा है, ऑनलाइन की फीस बहुत ही नॉमिनल है। आप ऑनलाइन भी हमसे परचेज़ कर सकते हो, लेकिन आपको ड्रीम जुडिशरी ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, जिसके बारे में खासियत और आपको फ्री कंटेंट है वहाँ पे, जो कि यूट्यूब पे भी डला है और यूट्यूब पे डेली लेक्चर डल रहे हैं। अगर जजमेंट राइटिंग अच्छा करना ही है, तो बहुत काफ़ी कुछ मैंने मेहनत पहले से ही कर रखी है। आप पढ़ के ज़्यादा आओगे, तो ज़्यादा समझने में दिक्कत नहीं होगी और अगर बिना पढ़े आओगे, तो फिर बेसिक बेसिक से वही चीज़ें ए ने बी को मारा और फिर क्यों मारा, फिर इंटेंशन और ये सब चीज़ों पे फिर बात होगी। समझाने का तरीका रहता है, लेकिन आप पढ़ के आओ तो थोड़ा-सा 20% भी मेहनत अगर आपने खुद ने करी है ना, तो फिर वो 20% आपको 200% दे जाएगी और मेरी 10% तो 100% रहती है हमेशा। ठीक है? तो इसी के साथ मिलते हैं, नमस्कार, शुक्रिया, धन्यवाद और जुड़े रहिए ड्रीम जुडिशरी इंदौर के